हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जिसमें हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। पहला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा पढ़ा था क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज हम अपना तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सुनिएगा, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। फिर से सुनिएगा कि when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then its vapor pressure decreases and hence the freezing point of the solvent also decreases। इसी बात को हम लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, या फिर पहले समझ लीजिए। when a non-volatile solute is added या added to a volatile solvent, then its vapor pressure को क्या मैं कैपिटल V और कैपिटल P लिख दूं, इसके पहले भी लिखा था, ठीक है ना। then its vapor pressure decreases and hence the freezing point of the solvent also decreases, है ना। ठीक, सुनिएगा कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक, और कितने की कमी हुई उसी का नाम है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था, फिर घट करके कितना हो गया, अगर हम उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब कितने की कमी आ गई ये हम पता कर लेंगे, वही हमारा होगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आइए पहले मैं एक ग्राफ बना के इसको समझाता हूँ, समझिएगा एकदम ध्यान से देखना। यहाँ मैंने ऐसे लिखा, ये है आपका वेपर प्रेशर वाला एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका क्या, कटेगा तो नहीं ना कैमरे में, चलो यहाँ लिखता हूँ, टेम्परेचर वाला एक्सिस। ठीक है, समझ लीजिएगा, उम्मीद है कि कटना नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिएगा तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारा होता है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और ये यहाँ ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर रुक के फिर ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर है, मैं समझाता हूँ आपको, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये है आपका क्या, सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ से इधर बढ़ रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर भी कम हो रहा है और वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है ना। इस पॉइंट पर ये सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट के इस साइड देखेंगे तो जो सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड स्टेट में है, और जब इधर आ रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया, ये पॉइंट ऐसे बनाया है। ठीक है, फिर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्या आएगा, यहाँ आके टच कर जाएगा। ठीक, अब जरा मुझे बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं आगे बढ़ाता नीचे, ये है हमारा जो भी जिस पॉइंट पे कट गया, इसको हम मान लेते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं TF नॉट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया क्या, TF नॉट। और ये वाला जो कट पॉइंट है यहाँ पर, इसको ये कैसा है, ये हमारा सोल्यूशन का है, मतलब जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ये TF नॉट नहीं है, सिर्फ TF है, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला दिया तो जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ये।
क्या है, उस सोल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया क्या, सिर्फ TF। ये है हमारा सोल्यूशन, ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है आपका, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। ये जो लाइन है, ये कर्व है ना, ये किसका है, सोल्यूशन का है। ठीक, तो आप मुझे बताओ देख के कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, TF0 है। फिर जब सोल्यूशन बन गया, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को मैंने सॉल्वेंट में मिला दिया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, TF हो गया। आप मुझे बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से बढ़ा है कि घटा है टेम्परेचर एक्सिस पर। तो आप देख रहे हैं कि इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस पॉइंट पर हमारा TF0 है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट के पहले आया है ये TF सोल्यूशन का। इसका मतलब पहले के मुकाबले जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर गया है, कम हो गया है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कितनी की कमी हुई, क्या मैं इस बात को यहाँ लिख दूं, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सुनना। आपको लिखना पड़ेगा, मुझे कुछ थ्योरी लिखना है, ये ग्राफ में मिटाऊंगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा लिखने के लिए। तो ठीक, मान लो लेट TF0 be the freezing point of pure solvent and TF be its freezing point when the non-volatile solute is dissolved in it, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैंने TF0 मान लिया, और जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो जो सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैंने क्या मान लिया, TF। ठीक है ना, तो जरा बताइए, देन डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो मैंने कलर बदल दिया है, देन डिक्रीज in the freezing point is known as depression in freezing point, है ना। जितने की भी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई वही कहलाएगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि होगा क्या, सुनना, डेल्टा TF। कितनी कमी होगी भाई साहब, तो पहले थी TF0 जो कि ज्यादा थी और घट करके हो गई क्या, TF। तो ज्यादा में से कम घटा देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, इसका डिफरेंस जो आया उसको मैं डेल्टा TF कह दिया, और इसी का नाम है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि पहले के मुकाबले फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, वही है इसका क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मुझे कुछ फार्मूला बनाना है ना, तो अब मेरे पास जगह नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं फार्मूला बनाता हूं। ठीक, हाँ चलो सुनना, मैंने लिखा था कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ये लिखा था ना बेटा, बताओ, है ना। अब जिस तरह से आपने देखा था कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्टली इन द सेम वे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। सुन लीजिएगा, तो मैं लिख देता हूं, सिमिलर टू elevation of boiling point, depression in freezing point
freezing point is also directly proportional to मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। और ये सब किसके लिए है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऐसे, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक लाइन यहाँ पर, फॉर ए डाइल्यूट और ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तब यहाँ से आएगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब कहानी किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, है ना। फिर क्या आएगा, जब ये साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आया उसको मैंने के बी की जगह पर के एफ कह दिया, इनटू क्या? एम। जहां पर ये m है, मान लो ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना। जहां पर ये kf है, वेयर kf क्या है बेटा? तो kf है फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसी का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कांस्टेंट को, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये केएफ क्या है? तो इसके केएफ के 3 नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जिस तरह से केबी की मैंने यूनिट बताई थी, वही यूनिट केएफ की भी होती है। यूनिट ऑफ केएफ क्या होता है भाई साहब? तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। बताओ बेटा, यही बताया था ना, केबी की यूनिट यही बताया था ना, केएफ की यूनिट भी क्या होगी? एग्जैक्टली वही होगी, ठीक। अब समझिएगा, अभी मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था, इसके बाद बस मोलैलिटी का फार्मूला रख के निकाल के फिर यहीं रख दिया था। तो जरा मुझे बताओ, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट मोलैलिटी कौन नहीं जानता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में होता है। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये वेट है लेकिन 1 है, मतलब क्या? सॉल्वेंट, है ना। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूं? यहां लिख देता हूं, देखो। तो मोलैलिटी क्या आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिखूंगा? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिखूंगा? तो ये लिखूंगा मैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है केजी में आना चाहिए, लेकिन सवाल में आपको हर बार ग्राम में दिया रहेगा, तो उसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 1000 पलटी खा के गुणा हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं 1000 डिवाइडेड बाई W1। देखिए ये वेट जो है ना ग्राम में था, लेकिन मैंने 1000 से डिवाइड किया तो पलटी खा गुणा हो गया ऊपर, तो अब ये किलोग्राम में हो गया। अब यही वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन 1 में। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखता हूँ, अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, जो चाहे आप लिख सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं बेटा? वी गेट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ है, तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला। अब यहीं से हम निकालेंगे क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए और इसको यहाँ। इसके पहले मैंने लिखा नहीं था क्योंकि जगह कम था, है ना, और वीडियो वहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन आज मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जगह है।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या मैं इस 1000 को पहले लिख दूं? 1000 को पहले, इन दोनों के बाद में, तो ऐसे लिखता हूं 1000 इंटू के एफ इंटू क्या, W2 अपान ये MW2 तो यहाँ आ गया है, तो डेल्टा टी एफ कहाँ जाएगा? यहाँ पर डेल्टा टी एफ इंटू क्या, W1। यही होता है हमारा क्या रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा, आपको समझ में अच्छे से। जैसे मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था, एग्जैक्टली वैसे बताया हूं। आप देखेंगे दोनों का और कंपेयर करेंगे ना, तो जहां जहां के भी था वहां पर, वहां के एफ आ गया है। जहां जहां डेल्टा टी भी था वहां डेल्टा टी एफ आ गया है। बस बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। जहां जहां डेल्टा टी भी था वहां डेल्टा टी एफ आ गया है। जहां के भी था वहां पर के एफ आ गया, बाकी सब कुछ सेम है ना। आप एक बार कंपेयर करके देखिएगा, डेल्टा टीबी की जगह पर डेल्टा टी एफ आया है और केपी की जगह पर क्या आया है, के एफ आया, बाकी सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, हाँ चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है ऑस्मोसिस क्या होता है। हमने तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सक्सेसफुली पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन पहले एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, तो अगला है ऑस्मोसिस क्या होता है, समझिएगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, सुनिएगा। ऑस्मोसिस कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। मतलब ये कि जैसे मान लो कोई ये कंटेनर है, उस कंटेनर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SPM, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उन दोनों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब सोल्यूशन मान लो। ठीक है ना, तो सोल्यूशन तो दोनों ही है, लेकिन किसी एक साइड सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और किसी दूसरे साइड सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस कहेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज ऑस्मोसिस। समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको एक डायग्राम देके समझाता हूं, पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, किसका, सोल्यूट का, ब्रैकेट में लिखता हूं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन, किसका, फिर से सोल्यूट का, इज कॉल्ड, आप इसके आगे और लिख सकते हैं, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब लिख सकते हैं इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, या फिर इसका एक डेफिनेशन और हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं, अथवा करके लिखता हूं कि इसका डेफिनेशन एक और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, तो ऑस्मोसिस, है ना। मतलब प्योर सॉल्वेंट में से लिक्विड का फ्लो होना सॉल्यूशन की तरफ इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक ग्राफ देखिए, डायग्राम देकर समझाता हूँ। ठीक है, फोटो बनाता हूँ, देखना। जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, ठीक है, हो सकता है कि मेरा कंटेनर थोड़ा सा बेंड हो गया हो, क्योंकि मुझे इस साइड झुकना पड़ रहा है, तो लेकिन आप समझिएगा। ठीक है, और क्या है, यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
क्या है, इसका नाम है SPM, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। और इसमें क्या है, ये इसमें हमने सॉल्यूशन भरा है, ठीक है ना। ठीक है, और अब अगर ये सॉल्यूशन है तो इस सॉल्वेंट में सोल्यूट भी क्या रहेगा, डिजॉल्व होगा, है ना। इधर देखो मैं हल्का हल्का बना रहा हूँ, कहीं कहीं बना रहा हूँ बस, है ना, ताकि ये पता चले कि इधर क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है ना। देखो ये है हमारा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और ये है हमारा सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्वेंट का फ्लो होना सॉल्यूशन की तरफ, मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जाना, इसका क्या, ऑस्मोसिस। आप ऐसे एरो बना लीजिएगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किधर से किधर जा रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट से किधर, सॉल्यूशन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके, है ना। तो इस यही होता है क्या, ऑस्मोसिस, कि मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोसिस। ठीक, अब आता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को यही लिख दूं क्या, इसी में समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मैं इसी में समझाता हूँ, थोड़ा सा एक बात बताऊंगा, ठीक है, सुनिएगा, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं और ऊपर तो बना देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैं एक पिस्टन लगा देता हूं। अब चाहें तो ये फोटो अलग से बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बनाने के लिए, समझाने के लिए मिटा रहा हूं थोड़ा सा। यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक, देखिएगा ये है पिस्टन, ठीक है। इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए किस साइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साइड। ध्यान रखो मैं ये पिस्टन इधर नहीं बनाया हूं, किधर बनाया हूं, सॉल्यूशन के साइड। आप देख रहे थे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ आ रहा था ना, मतलब सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर मैं इस पर इतना प्रेशर अप्लाई कर दूं इस साइड, सॉल्यूशन के साइड, मिनिमम प्रेशर, कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं वो आना रुक जाए, मतलब जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, तो उस मिनिमम प्रेशर को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। मतलब द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, दैट इज ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आता है कि मतलब मैं सॉल्यूशन साइड इतना मिनिमम प्रेशर लगा दूं कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ आ रहे थे वो आना बंद हो जाए, रुक जाए, सिर्फ रुक जाए, उसको हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सुनिएगा, तो इस बात को कैसे लिखेंगे मैं लिख देता हूं, द मिनिमम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर which is applied, which is applied to the solution side to stop the flow of liquid from लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। या आप इसको मत लिखिए, केवल ऐसे लिख दीजिए,
आपको तो पता ही है कि लिक्विड जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रही है। तो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में यहाँ लिखता हूँ ऑस्मोसिस, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। मतलब मैं सॉल्यूशन के साइड इतना मिनिमम प्रेशर लगा दूं कि जो सॉल्वेंट से हो करके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आ रहा था वो आना रुक जाए, बंद हो जाए, तो उसी मिनिमम प्रेशर को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको मिटा के फार्मूला डिराइव करता हूँ। ठीक, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब देखो मैंने बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जरा इस आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वो भी कैसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटाएंगे बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और घटाएंगे तो घट जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे ही टेम्परेचर को भी घटाने बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर घटता बढ़ता है ना। अब यही से स्टार्ट करेंगे। लिखना ये है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, लिख दूं कि लिख लोगे, चलो लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंटली, मेरी स्पेलिंग को ध्यान मत देना बेटा प्लीज। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन, आपको स्पेलिंग आता है आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फॉर ए dilute solution, osmotic pressure is directly proportional to concentration एंड टेम्परेचर, में टी नीचे आ गया था, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ये देखा गया है कि वो उसके कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा समझना। लिखूंगा यहाँ पे जो पाई है, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो पाई है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। यही तो बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के भी और टेम्परेचर के भी। तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख दिया। इन दोनों को हम कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं, कैसे, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, CT लिख सकते हैं ना, C इंटू T, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। अब जब ये साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो आया पाई इज इक्वल टू क्या, वो कांस्टेंट R आया और CT, ठीक है। जहां पर मैं यही लिख देता हूं, चलो यही लिखता हूं सबके बारे में, वेयर ये पाई क्या है इसके बारे में बता देता हूं। पाई मैंने लिया है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, ठीक है ना। ये C क्या है बेटा, तो कंसंट्रेशन है, लेकिन कंसंट्रेशन है तो मैं इसको, कंसंट्रेशन में तो कई सारे टर्म्स होते हैं, मैं मोलैरिटी कह देता हूँ कि ये मोलैरिटी है, लिख दिया हूँ मोलैरिटी है। और ये T तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। R क्या है, R बताना जरूरी है। R है बेटा गैस कांस्टेंट, या फिर इसको सोल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। लिखिए आप गैस कांस्टेंट लिखिए, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। वैसे तो कई सारे वैल्यूज होते हैं अलग अलग यूनिट्स में, तो जब जैसा आएगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे सवाल में, ठीक ना। इतना लिखिए, ठीक, ये देख लिया। अब देखो क्या मैं इस C को पहले लिख दूं, R के बाद में लिख दूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं C को पहले लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है ना, CRT आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन भी कौन सा है, मोलैरिटी है। तो क्या मैं इस C को ऐसे लिख दूं, क्या मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम किस में बेटा, लीटर में, और ये R इंटू T तो रहेगा ही, यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में
कि N2 क्या है भाई साहब, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है। मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट है। और ये V क्या है, तो वॉल्यूम है, लेकिन किस में, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम जो आता है हमेशा किस में लेते हैं बेटा, लीटर में, वॉल्यूम में लीटर है, ठीक है ना। हम किसी भी कोलिगेटिव, सॉरी, वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम इसको पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पाई इंटू भी इज इक्वल टू N2 इंटू R2 लिख दूं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो इधर N2 इंटू RT इज इक्वल टू पाई इंटू भी लिख दिया। देखो ये N2 है, RT से मल्टीप्लाई होगा तो N2 RT होगा बराबर पाई इंटू भी होगा, तो मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि ये N2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 बराबर ये RT से डिवाइड हो जाएगा बेटा, बताओ, पाई इंटू भी अपान RT आ जाएगा ना बेटा, बता दे। ये N2 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, माइंड इट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो बताया था, इज इक्वल टू क्या, पाई इंटू भी अपॉन R इंटू टी। बोलो सही जा रहा हूं मैं। हमको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आप क्या कीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आएगा MW2 इंटू पाई इंटू भी बराबर W2RT होगा ना। देखो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, W इंटू RT। देयरफॉर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या आएगा भाई साहब, तो W2RT अपान पाई इंटू भी। यही होता है हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, है ना। अगर हमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, तो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। और इन सबकी वैल्यू पता चल जाए, आर की वैल्यू तो हमको पहले से पता रहती है, टेम्परेचर जनरली दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, है ना, और दे दिया जाएगा तो ठीक ही है। तो हमको मीन क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, और क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। और ये सारी वैल्यू दे दी जाए तो हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, ठीक है। तो ये होता है हमारा फार्मूला, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल दो कौड़ी का। पहले मैंने ऑस्मोसिस बताया, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, और बोला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैंने ये साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम है गैस कांस्टेंट R, ये मैंने लिख दिया। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में लिया है मैंने, ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है। फिर पाई बराबर मैंने C को पहले कर दिया, बस फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, और कोई बात नहीं है, तो मैंने C को पहले लिख दिया, तो आगे क्या, CRT। देखो CRT ये कंसंट्रेशन है मोलैरिटी के टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या, वॉल्यूम इन लीटर, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आ गया। इसको मैंने क्या लिखा, ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। फिर ये किया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू पाई इंटू V इज इक्वल टू W2RT। हमको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मैंने MW2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2RT अपन पाई इंटू V कर दिया। और यही हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज हम बार बार करेंगे, है ना, और जहां जैसी जरूरत होगी वैसे हम रीअरेंज भी करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने पढ़ लिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला भी हमने देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, ठीक। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर डिफाइन किए हैं, है ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा तो हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप अगली हेडिंग कीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर जो सॉल्यूशन है वो जनरली तीन तरह के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं आइसोटोनिक बताता हूँ क्या होता है। पहला है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, देखना, दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो, माने सेम हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। समझ में आता है सबको? दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखिए इस बात को, द टू, ये दिख नहीं रहा है क्या? चलो ब्लैक से कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इंक खत्म है और इंक भरने का टाइम नहीं है अभी, तो फिलहाल मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। अब तो दिख रहा होगा। द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर is called isotonic solutions, isotonic solutions। ठीक है ना, दो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा आता है, दूसरा और तीसरा दोनों को मैं एक ही साथ लिख देता हूं। और कैसे? तो ऐसे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस लिख दिया। ठीक है ना, देखना, ये है मैंने लिखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो किसे कहेंगे? मान लो कि कोई दो सॉल्यूशन है, दोनों में से, ध्यान सुनना, ये दो सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है, तो दो सॉल्यूशन में से, दोनों में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आता है सबको? फिर से बोलूं, सुनो, दो सॉल्यूशन जिसमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आता है ना? इसी को लिख देते हैं, आप लिखिए मेरे साथ साथ, द सॉल्यूशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, बिटवीन टू solutions which has higher osmotic pressure is called hypertonic solution, hypertonic solution, whereas the other solution, जो दूसरा बच गया वो, the other solution with lower osmotic pressure is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, एक छोटी सी बात कर, डायग्राम नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, समझाने के मैंने ऐसे लिखा है कि मान लो ये सॉल्यूशन 1 है, क्या है, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसको मैंने कह दिया सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, सॉल्यूशन 2। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, पाई 1 है और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, पाई 2 है। ठीक है, तो सुनना, इफ, ध्यान से देखना,
पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाए, मतलब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आइसोटोनिक। क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं, वरना यही बात मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं, बस समझने के लिए है। ठीक, अगर अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ पाई 1 है ना, तो 1 माने सोल्यूशन 1, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, एंड सोल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक। कट तो नहीं रहा ना वीडियो में? ठीक है। और तीसरा कहाँ लिखूं? मुझे डर है कहीं कट ना जाए। चलो कट भी जाएगा तो तुम समझ लेना बेटा। देखो क्या लिख रहा हूं मैं। अगर ये पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1 हो जाए, देखो ये पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 है, इस बार मैंने पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1 लिख दिया। इसका मतलब सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया और सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। तो बस इसी बात को पलटी मार दो, कुछ नहीं करना, जहां पर 1 है वहां पर 2 कर दो, और जहां पर 2 है वहां पर 1। तो क्या आएगा? यहाँ आएगा सोल्यूशन, सुन के भी लिख सकते हो और कट जाएगा वीडियो में, तो सोल्यूशन 2 इज हाइपरटोनिक, ऐसे लिख देता हूं, एंड सोल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक। ठीक है ना? तो दो सोल्यूशन में से जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह देंगे, और जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वही आपका बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप कुछ छोड़ा है मैंने और आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ हर चीज मैंने लिख दिया है, वरना ये तो मैं सिर्फ मुंह से बता देता, यही बात लिख देता तो आप समझ जाते, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने ये सिर्फ आपके लिए लिखा है ना? तो आपको अलग से कहीं कोई डेफिनेशन लिखने की कोई नीड नहीं है। आप बस बोर्ड्स पर से बातें लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।